गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सब्जेक्ट आता है 11th-12th के अंदर। जब हमारी स्ट्रीम बढ़ जाती हैं 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जब बच्चे प्रमोट करते हैं, तो 11th क्लास में हमारे पास आर्ट्स में और कॉमर्स में एक सब्जेक्ट आता है। बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ने पड़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एक इसकी ब्रांच है इंडियन इकोनॉमी, एक इसकी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, एक इसकी ब्रांच हमारे सामने रहेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक ब्रांच रहती है इसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ पे 2 ब्रांच के बारे में बात करेंगे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्यारे बच्चों, 11th क्लास में भी जो बच्चे सीबीएसई से हैं वो 11th क्लास के बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और जो बच्चे हरियाणा बोर्ड से हैं वो 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस क्लास का फ़र्क है। सीबीएसई वाले इसको 11th में पढ़ते हैं और एचबीएसई वाले इसको 12th में पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो दोनों बोर्ड के बच्चे 12th क्लास में पढ़ेंगे। सीबीएसई वाले भी 12th में पढ़ेंगे और हरियाणा बोर्ड वाले भी इस सब्जेक्ट को 12th में पढ़ेंगे। तो ये तो है हमारे पास बात कि हमें ये सब्जेक्ट किस क्लास में पढ़ना है। तो जिन बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे। छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम क्या है? व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस छोटे से चैप्टर को, जिसके अंदर 5 पेज में ये चैप्टर बना है, 5 पेजेस हैं इसके अंदर, और इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर इसको हम ख़त्म करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर आप लोगों के सामने स्टडी की जाती हैं उन रिसोर्सेज की जो हमारे पास कार्स हैं। भाई देखने को तो हमारे पास पानी भी एक रिसोर्स है, हवा भी एक रिसोर्स है, बट वो रिसोर्सेज हमारे पास उनकी कमी नहीं है ना। एम्पल अमाउंट में वो हमारे पास हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। तो उन चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करते। यहाँ पे केवल उन्हीं रिसोर्सेज की, उन्हीं मीन्स की स्टडी की जाती है दो जो हमारे पास स्कार्स हैं। और स्कार्सिटी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ इतना सा है कि उनकी डिमांड ज़्यादा है और उनकी सप्लाई कम है। जैसे कि हम मिल्क की बात करें, हम ग्रेन्स की बात करें, हम मनी की बात करें, या हम किसी भी ऐसे रिसोर्स की बात करें जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। हम सभी को पैसे 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 चाहिए सर, 100 दे दो तो 150 चाहिए, 150 दे दो तो 200 चाहिए। तो हमारी डिमांड बढ़ती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है, तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटी ऑफ मैन आर स्टडी। इसके अंदर इंसान की उन एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता है विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स रिसोर्सेज। जो वो करते हैं और किस चीज़ को एक्वायर करने के लिए करते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज को, स्कार्स मीन्स को एक्वायर करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ की यहाँ स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वेल्थ टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। उसने साफ बोल भी दिया, वेल्थ यानी कि मनी, और जो मनी है वो हम यूज़ करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसने साफ साफ बोल दिया कि जो इंसान की वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं, वो कम नहीं है सर। एक इच्छा हमारी पूरी होती है तो दूसरी इच्छा हमारी फिर से खड़ी हो जाती है, वो दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास ब्रांच ऑफ नॉलेज है। सेकेंड पॉइंट वो आपके सामने बोलता है कि सर इट इज़ ए साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेल्थ। तो ये एक साइंस है सर, इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इसके अंदर उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है जिनका संबंध वेल्थ के साथ है। और वेल्थ के लिए हम यहाँ पे क्या लगा के चलेंगे? स्कार्स रिसोर्सेज, या फिर आप यहाँ पे मनी की बात भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे बेसिकली मनी की बात करने वाले हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वर्ड इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है, तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड आया है। और ग्रीक लैंग्वेज में 2 वर्ड आते हैं, एक होता है ओइकोस, एक होता है निमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स जो है उसका मतलब बन जाता है लिटरली मीनिंग मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड।
अगली बात हमारे पास इसके अंदर जो स्कार्स मीन्स होते हैं उन्हीं को हम वेल्थ बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका, स्कार्स का मतलब जिनकी कमी है, स्कार्स मीन्स उन्हीं को हम वेल्थ बोलते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात मैंने कही थी, इकोनॉमिक्स एक आपके पास साइंस है। तो सर कैसे साइंस है? फिजिक्स भी एक साइंस है, केमिस्ट्री भी साइंस है, बायोलॉजी भी हम साइंस में पढ़ते हैं। तो ये किस प्रकार की साइंस है? और एक सोशल साइंस भी हमारे पास सब्जेक्ट आता है जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स मेरे प्यारे बच्चों एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस जिसका संबंध किसके साथ है सर? कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोसाइटीज स्कार्स रिसोर्सेज। फिर से वही बात है, स्कार्स रिसोर्सेज। तो इसके अंदर हम अपने जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको इस प्रकार से एम्प्लॉयड करते हैं, इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि हमको वहाँ से क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हमें यूज़ करने हैं अपने स्कार्स रिसोर्सेज को, और हमारा जो टारगेट होता है वो होता है सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दैट कैन पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं सर। मेरे पास पैसा है, 100 रुपये हैं, मैं इसको बुक्स के ऊपर भी खर्च कर सकता हूँ। ये 100 रुपये मैं मूवी के ऊपर भी खर्च कर सकता हूँ। ये 100 रुपये का मैं पेट्रोल भी डलवा सकता हूँ, और ये 100 रुपये मैं किसी भी काम में यूज़ कर सकता हूँ। हैं 100 रुपये, परंतु आपके पास ABCD करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई मेरी जेब में 10 करोड़ रुपए हैं, और 10 करोड़ रुपए से मुझे कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है। तो फैक्ट्री किस चीज़ की लगाएं सर? ब्रेड बनाने के लगाएं, नमक बनाने के लगाएं, कपड़े बनाने के लगाएं, जूते चप्पल की लगाएं, तो किस चीज़ की लगाएं? तो आपको एक चीज़ को चूज़ करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक प्रकार की सोशल साइंस है जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं कि आप अपने स्कार्स रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज़ करेंगे, और टारगेट वही आपका ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या चाहिए सर? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो, और आप एक कस्टमर हैं तो आपको एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। वो कहता है अराउंड 1932 इकोनॉमिक्स वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट ब्रांचेस। 1932 के अंदर इकोनॉमिक्स को 2 सेपरेट ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया, और करने वाले हमारे पास कौन थे? एक बंदा था जिसका नाम क्या था? रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, बट नाम उनका यही था, रैगनर फ्रिश, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। और 1932 के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 सेपरेट ब्रांच में डिवाइड कर दिया। एक को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे 15-20 दिन, और सेकंड ब्रांच हमारे पास आई जिसको हमने क्या बोला? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी और एक हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट को लेकर के, जिसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसके अंदर स्कार्स रिसोर्सेज की स्टडी की जाती है, और उन स्कार्स रिसोर्सेज को हम जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि हमें वहाँ से क्या मिल जाए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और ये ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया है, ओइकोस और निमीन से। ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड और निमीन का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ जिसको हमने समझा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, आप मान के चलिए ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, ये शायद ये सब्जेक्ट आपको खुद नहीं बता सकता। इकोनॉमिक्स मतलब कि आप लोग बहुत, मतलब कि जो रेपुटेड नौकरीज हैं, रेपुटेड जॉब्स हैं, वो कर सकते हैं। आरबीआई आपके सामने, आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ही होती है। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो इसको छोड़िए मत, ये आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा इंसान बना देगी। तो बात ये है आपके सामने, जो इकोनॉमिक्स हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जो किसने दी थी? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, और उनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने 1776 में एक डेफिनेशन दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? वेल्थ डेफिनेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? वेल्थ डेफिनेशन। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है सर? कीवर्ड यहाँ पे क्या है? पहली बात तो हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड वो कहाँ के रहने वाले थे, वो नाम क्या था,
और 1776 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, एक बुक लिखी थी उन्होंने बेसिकली, जिसका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था पूरा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आपको ये पूरा नाम याद ना हो तो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आप इसको भी बोल देंगे तो भी काफ़ी है, वेल्थ ऑफ नेशन। एक बुक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ साहब ने लिखी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट इज़ वेल्थ। इकोनॉमिक्स हमें बताती है व्हाट इज़ वेल्थ, कि सर वेल्थ क्या है, एंड हाउ द वॉल्यूम ऑफ वेल्थ कैन बी इंक्रीज। और हर इंसान अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके पड़ोसी हैं, कोई भी है। एवरीबडी वांट्स टू इंक्रीज देयर वेल्थ। हर इंसान अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहता है। वो कैसे हो सकती है, एंड ऑन वट फैक्टर्स डिपेंड द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के अंदर किस प्रकार से सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप अपने कंट्री की, अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो सर सीधी सी बात है, वहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट इंसान तभी कर सकता है जब वो सेविंग करेगा। तो उन्होंने बताया था कि व्हाट फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं, डिपेंड द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट का किस प्रकार से एक बहुत बड़ा योगदान है, किस प्रकार से ये फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो सर उन्होंने ये भी बताया था, यहाँ पे जो वेल्थ उन्होंने बताया है, वेल्थ ऑफ नेशन है ना, व्हाट इज़ वेल्थ, जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वेल्थ का मतलब उन्होंने क्या बताया था, सारी की सारी मटेरियल गुड्स, सारी की सारी मटेरियल। इमटेरियल गुड्स का कोई लॉजिक नहीं है सर, मटेरियल गुड्स जो इम्पोर्टेंट हैं उन गुड्स की बात हम यहाँ पे करेंगे। फिर वो कहता है कि सर क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में आप कितना ही अच्छा काम कर लो, क्रिटिसाइज़ करने वाले हर बंदा मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने कितना अच्छा काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितना अच्छा काम किया, जवाहरलाल नेहरू ने कितना अच्छा काम किया, या आपने कितना अच्छा काम किया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिटिसाइज़ करने वाले हर जगह मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो साहब थे एडम स्मिथ साहब, उनको भी क्रिटिसाइज़ करने वाले मिल ही गए। और एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज़ करने वाले कौन थे, डॉक्टर मार्शल। फिर डॉक्टर मार्शल एडम स्मिथ को तो क्रिटिसाइज़ करते हैं और अपनी अलग से डेफिनेशन देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। तो क्रिटिसिज्म किया तो किया किस बेस पर सर, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडी वेल्थ इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन। ये भी बात बिल्कुल सही है कि एडम स्मिथ ने जो हमें बताया वो सिर्फ वेल्थ 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 के बारे में, उनकी जो स्टडी थी वो सिर्फ वेल्थ के ही सराउंडिंग में घूम रही थी सर, वो सिर्फ वेल्थ की बात कर रहे थे और किसी चीज़ की बात कर ही नहीं रहे हैं। बुक लिखी थी वो वेल्थ ऑफ नेशन, बता रहे हैं व्हाट इज़ वेल्थ, वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में। तो बिल्कुल डॉक्टर मार्शल का सही कहना था कि इकोनॉमिक्स को उन्होंने सिर्फ वेल्थ के चारों तरफ ही घुमा के रख दिया, जबकि में जो वेलफेयर ऑफ मैन है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं गया। इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन, इट इज़ नॉट करेक्ट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ देन मैन। और ये बात भी बिल्कुल सही है सर, इट इज़ नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप लोग केवल वेल्थ को इम्पोर्टेंस दो बजाय किसके, मैन के। अब मैन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे सर। तो बड़ी गलत बात थी ये, और इस चीज़ को लेकर के एडम स्मिथ साहब को क्रिटिसाइज़ किया गया। पर ये था कि चलो किसी ने तो बताया ना, शुरुआत तो की, और जो शुरुआत करता है वही क्या बन जाता है, उस सब्जेक्ट का फादर बन जाता है। तो सर एडम स्मिथ को फादर मान लिया गया, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलो या फिर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो। बट उनकी जो डेफिनेशन थी उसमें कमी थी कि वो वेल्थ 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 है ना, वेलफेयर की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं था। तो फिर मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, देखो उनकी डेफिनेशन में वर्ड आ गया वेलफेयर, इनकी डेफिनेशन में ही वर्ड आ गया वेलफेयर। तो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन जो थी उसको देने वाले कौन थे हमारे पास, डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर मार्शल ने फिर से अपनी बुक लिख दी 1890 के अंदर। पूछा गया क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, कभी बाद में कहो कि सर ने बताया नहीं। 1890 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन, और इन साहब ने जो लिखी उसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ।
तो उन्होंने भी यही बताया कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, और किसकी स्टडी है? इंसान की स्टडी है, मैन काइंड की स्टडी है। और क्या बताया? इकोनॉमिक्स एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और सोशल एक्शन which is most clearly connected with the attainment and use of material requisite of the well-being. सर इकोनॉमिक्स एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, एग्जामिन करती है या स्टडी करती है? और किसको स्टडी करती है सर? किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी सोसाइटी के वो एक्शन जिनका कनेक्शन होता है सर, विच आर मोस्टली कनेक्टेड विद, ये किसी भी इंसान की या किसी भी सोसाइटी की उन एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है जिनका कनेक्शन होता है। किसके साथ कनेक्शन होता है? अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। तो इंसान जो वेलबींग, इंसान जो होता है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूज़ करता है, एक सोसाइटी कैसे यूज़ करती है, तो यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। ये डेफिनेशन अगर आपको ढंग से समझ नहीं आई है तो नीचे की जो लाइन बोल्ड रखी है वो इसको ढंग से बता रही है। तो कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़, यहाँ पे उन इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी की जाती है जिनका कंसर्न होता है किसके साथ? गेनिंग एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमें अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करना है, हमें अपनी एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ की स्टडी करनी है जिनका कंसर्न किसके साथ है? गेन के साथ, प्रॉफिट कमाने के साथ, एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ, और वेल्थ को यूज़ करना है सर, और गेन करना है, कमाना है। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स डू नॉट स्टडी नॉन मटेरियल गुड्स। फीलिंग है, आपकी कॉन्शियसनेस है, ये नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं सर, और सर्विसेज होती हैं, इनकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज़ को लेकर के उनको भी क्रिटिसिज्म हो जाएगा। बात तो ये भी सही है। तो जिसने जहाँ भी कमी छोड़ी उसी पॉइंट को लेकर के क्रिटिसाइज करने वाले मिल गए सर। तो इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी उनकी स्टडी की, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी नहीं की। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के कोई इनको क्रिटिसाइज करके कर देगा, और 4 साल के बाद या 10 साल के बाद, और हुआ भी वही। तो इतनी बढ़िया डेफिनेशन दी थी इन्होंने वेलफेयर को लेकर के, बट इनको भी क्रिटिसाइज करने वाले मिल गए, और जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उन्होंने फिर अपनी डेफिनेशन दे दी, जिसका नाम क्या था? स्कार्सिटी डेफिनेशन। जिसका नाम क्या था? स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो जो स्कार्सिटी डेफिनेशन थी वो लॉर्ड रॉबिन्स ने दी थी। अब देखो आपके पास, तो मैं अगर आपको कंक्लूजन बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आई थी सर? सबसे पहले हमारे पास आई थी वेल्थ डेफिनेशन, जो डॉक्टर एडम स्मिथ ने दी थी। जो किसने दी थी? डॉक्टर एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर बुक लिखते हैं जिसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, बस। वेल्थ, व्हाट इज़ वेल्थ? वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, सेविंग का, इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होता है, फलाना फलाना, ये सारी बातें उन्होंने बताई। और वेल्थ को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया तो यूँ किया कि सर आप लोगों ने वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो फिर वेलफेयर वाली डेफिनेशन आ गई, जिसको हमने क्या बोला? मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, जिसको देने वाले कौन थे? डॉक्टर मार्शल, है ना। और 1890 के अंदर उन्होंने एक बुक लिख दी थी जिसका नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। पर उन्होंने सर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन मटेरियल, है ना, इन चीज़ों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले फिर से मिल गए, और क्रिटिसाइज जिसने किया तो उसने क्या दे दी? अपनी एक स्कार्सिटी डेफिनेशन। इसको देने वाले कौन थे? सर रॉबिन्स थे, है ना। लियोनार्डो पता नहीं का नाम तो है, लॉर्ड रॉबिन्स वो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने अपनी बुक लिख दी 1932 के अंदर। अब ये 1932 वहीं पहुँच गए जहाँ पे इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया के अंदर एक रिसेशन आई थी 1929 के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट रिसेशन। और फिर 2008 के अंदर आपके पास एक और आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सब प्राइम लैंडिंग बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी रिसेशन थी जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया ने देखा, और ये जो रिसेशन थी इसका इम्पैक्ट यूएसए जैसे बड़े कंट्री ने देखा जो 2008 में आई थी। तो इतनी बड़ी रिसेशन थी 1929 वाली रिसेशन कि सर इकोनॉमिक्स ही फेल हो गई। इकोनॉमिक्स में जो भी कुछ पढ़ा था हमने 1776 से लेकर के 1929 तक, वो सब कुछ फेल होता हुआ नज़र आ रहा था इकोनॉमिक्स को। और इसी चीज़ को लेकर के एक ब्रांच और डेवलप की गई जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। जिसको डेवलप करने वाले कौन थे सर? नाम देने वाले कौन थे? रैगनर फ्रिश। जिसको नाम देने वाले कौन थे? रैगनर फ्रिश। ये सारी बातें आपके पास डिटेल में आएंगी 1 बाय 1, धीरे धीरे करके
बट आज हम इस चैप्टर को इतना ही करते हैं। शुरुआत है हमारी और शुरुआत बढ़िया होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, अ वेल बिगिनर इज़ हाफ डन। अ वेल बिगिनर, अगर आप लोगों की बिगिनिंग अच्छी है, अ वेल बिगिनर इज़ हाफ डन, तो ये समझ लो आपका आधा काम तो हो गया सर। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के अगर मैं इस पूरी की पूरी क्लास का एक कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करूँ, तो हमने ये पढ़ा कि सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है। ये इकोनॉमिक्स है क्या बीमारी? सर बीमारी कुछ नहीं है, ये एक सोशल साइंस है जिसके अंदर हम लोग अपने स्कार्स रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे, किस प्रकार से उनको यूज़ किया जाए कि एक इंसान अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। लैटिन वर्ड से लिया गया शब्द है ओइकोस और निमिन, जिसका मतलब होता है सर मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। 1932 के अंदर दो सेपरेट ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपने अपने टाइम पर अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, और सबसे पहले जो देता है वो इसका क्या बन जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज एडम स्मिथ, जिसको हम एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और एक बुक लिखी गई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। और बताया क्या था, व्हाट इज़ वेल्थ, हाउ द वॉल्यूम ऑफ वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड, एंड व्हाट फैक्टर डिपेंड द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रिटिसाइज़ किया, क्रिटिसाइज़ करने के बाद एक और डेफिनेशन दी गई जिसको हम लोगों ने वेलफेयर डेफिनेशन बोला। और वेलफेयर डेफिनेशन देने वाले कौन थे, हमारे पास डॉक्टर मार्शल थे। उन्होंने मटेरियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, मटेरियल एक्टिविटीज़, मटेरियल गुड्स, इन चीज़ों की बात करी। और सर नॉन मटेरियल गुड्स को तो उन्होंने, सर्विसेज को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। बुक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 के अंदर लिखी गई थी। और फिर जो बताया वो सही भी था, कहीं ना कहीं गलत भी था। और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करके फिर एक और बुक लिखी गई जिसका नाम क्या था सर, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अगले वीडियो में देखेंगे इसको, पार्ट 1 हमारे पास ये रहेगा। स्कार्सिटी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, और फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं मानता अगर 2 वीडियो में होता है तो ठीक है, 2 में नहीं होता है तो 3 में करेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर करेंगे ज़रूर इसको कंप्लीट। ठीक है, इतना पोर्शन आप देखने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स बनाएं। और आपके पास टाइम नहीं है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, सिर्फ आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, और प्रिंट आउट लेने के बाद आप लोगों को इसका पोस्टमार्टम करना है। जितना ज़्यादा इसका पोस्टमार्टम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। बाय।